जोहार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और पीटी के स्ट्रेटजी, इसको वाइट बोर्ड लगा दो ना। इसमें सबसे पहला जो कंसर्न है हम लोगों के पास, आप लोगों के लिए, कि कट ऑफ क्या होगा। सबका दिमाग में तो अभी कुछ ये भी चल रहा होगा कि कट ऑफ कितना आएगा, मेरा होगा या नहीं होगा। ब्लू बोर्ड चेंज कर। सबसे पहला जो कंसर्न है, सबसे पहला कंसर्न कि पीटी का कट ऑफ क्या होगा। तो मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि 200 होगा कट ऑफ। सब खुश हो गया, सब तैयारी कर रहा है। बाद में सब मुझे ढूंढ रहा है कि मास्टर कम बोल के तैयारी करवा लिया और फिर हुआ नहीं। हो सकता है या नहीं हो सकता है? कोई अभी कह रहे हैं 230 प्लस होगा। कोई कोचिंग वाला सेफ भी खेल रहा है कि 215 तक हो जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम एडमिशन ले ले, है ना। मेरा कहना है कि कट ऑफ के ऊपर बात ना करें तो अच्छा है। जो भी हो गया बढ़िया है, निकल जाएगा। जिसका भी सेफ स्कोर होगा अपने हिसाब से वो अब सोच रहे होंगे कि मेरा स्कोर कितना होगा, तो वो तो प्रिपेयर करें हैं। और पहला जो स्ट्रैटेजी में हम लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को अलग अलग करते हैं। आप अपने इकोनॉमिक्स का मेंस का ही सिलेबस देख लो। ग्लोबलाइजेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी इसको रोक दो, अभी इसको रोक दो, होने दो। भी ग्लोबलाइजेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वहाँ भी ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रीलिम्स में भी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सभी कुछ वहाँ भी है। इसी मेंस में 160 नंबर का एमसीक्यू भी आना है या नहीं आना है। हम क्यों प्रीलिम्स को और मेंस को सेग्रीगेट करते हैं? ये सबसे बड़ा फ्लॉ है स्ट्रैटेजी में, जो कि प्रिपरेशन के दौरान छोटे बच्चे खासकर बना लेते हैं। और बड़े बच्चे का प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, उनको लगता है अब हमको सीखने का कोई ज़रूरत नहीं। ये दो कमियां हैं। बड़े बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे बात करते हैं, यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, मेंस दिए हुए हैं, और कहेंगे सर हम तो 2 बार मेंस दिए, मेरा मेंस तैयार है, हमको कुछ करने की ज़रूरत। आप वहीं पीछे हो गए जिस दिन आप सोच लिए कि हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जिसका नहीं हुआ है वो पागलों की तरह लगा हुआ है, पागलपन और जुनून के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगा हुआ है। कोई कसर नहीं छोड़ता है, सभी लोग मेहनत करता है। लेकिन अगर 252 पोस्ट है, पिछले साल 326 पोस्ट था, तो 326 का ही होना है, 252 का ही होना है, एक भी ज़्यादा कम नहीं हो सकता। और उस ब्रैकेट में आने के लिए एक एक नंबर का फाइट, और हम अपने आप को तैयार मान के बैठते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। अपनी स्ट्रैटेजी में क्या हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। पिछले बार नहीं हुआ तो बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे हमारा खोटा का पहला बैच हुआ था, तो उसमें 30 बच्चा ऐसा था जो 6th जेपीएससी दिया हुआ था, और वो ये बात समझ रहा है कि उसका खोटा लैंग्वेज नहीं होने की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो हिंदी या इंग्लिश लिया था और हमारे यहाँ खोटा पढ़ने आया तुरंत फेल होने के बाद। उसको ये फील हुआ कि मेरा खोटा की वजह से नहीं हुआ, और वो अपनी एक मिस्टेक को आइडेंटिफाई किए हुए है, दूसरा मिस्टेक पकड़ नहीं पा रहा है। उसके और भी मिस्टेक्स हैं। सपोज करिए पहला बात है खोटा का, ठीक है। खोटा में अगर लाते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश वाले को 25-30 नंबर से बीट कर देते हैं। खोटा, नागपुरिया, जो भी पंच पड़गड़ियाँ आप लेते हैं, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये एक पहला ब्रह्मास्त्र यही है कि हम रीजनल लैंग्वेज में कोई ऐसा लैंग्वेज लें जहां हमको 20-30 नंबर का वेटेज मिल जाए। तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रेटजी सभी के पास है, सभी लोग अब ऐसा काम कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा जो चैंपियन है हिंदी इंग्लिश के, जिनके पास बहुत डेयर है, मैं कहूँगा हिम्मत है, इतना होने के बाद भी उनको अपने आप पे भरोसा है। 4 नंबर अगर हिंदी में दे दिया, इस चीज़ को क्या समझेंगे आप? अगर किसी को 27 नंबर दे दिया है, 52 नंबर दे दिया है, तो इस चीज़ को क्या समझेंगे? चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो या इंग्लिश। तो पहली तो ये बात हो गई कि पहला ब्रह्मास्त्र तो हमारा होगा रीजनल लैंग्वेज। लेकिन वो जो बच्चा आया और खोटा लेने लगा, क्या उसका सारा कमी दूर हो गया? पिछले बार जो कट ऑफ गया था मेंस का, वो जनरल का 508 था ना।
और पेपर में मार्क्स कितना था टोटल 1050, इसमें 100 नंबर वो इंक्लूडेड था। 100 नंबर में 1050 में ये 508 है, वो 100 नंबर क्वालिफाइंग इंक्लूड होने के बाद 508। आप अभी देखिए आपकी अब स्ट्रेटजी कैसे चेंज हो सकती है, क्योंकि ये जो 1050 है ये अब आपका कितना हो गया 950। ये तो क्लियर है ना कि वो 100 नंबर नहीं आएगा, ये तो क्लियर है 100 नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पहला स्ट्रेटजी की जो 150 नंबर का मेरा लैंग्वेज लिटरेचर है, उसमें अगर खोटा नागपुरिया आप लेते हैं, पंच परगनिया लेते हैं, तो 100 से 110 अगर आप अच्छे हैं तो आपको आ जाएगा। यहाँ ये पहला ब्रह्मास्त्र है आपका, जहाँ आप हिंदी इंग्लिश वाले को बीट करते हैं। वो अभी तक यही समझ पाया है, जो पिछले साल 6 जेपीएससी में फेल किया था, इसकी वजह से वो इसको समझा है और खोटा नागपुरिया लेके तुरंत आ गया था तैयारी करने। 50 में 30 बच्चा ऐसा था, लेकिन इसके आगे भी कहानी। दूसरा ब्रह्मास्त्र यहाँ देखिए 150 आपका घट गया, तो मेंस में कितना बच गया आपका 800, 200 नंबर चारों पेपर। इस 800 नंबर में क्या पूरा सब्जेक्टिव है? तो दूसरा ब्रह्मास्त्र यहाँ 160 नंबर, इसको भूलेंगे, ये सेकेंड वीपन है आपका एमसीक्यू। कोई कहेगा कि मेरा मेंस प्रिपेयर है, उसको प्रीलिम्स भी अभी प्रिपेयर करना है। फिर से एक बार आप 2 घंटा पर डे अपने स्ट्रेटजी में शामिल कीजिए कि 2 आवर हमको एमसीक्यू पे ध्यान देना है। आप तो पढ़े हुए हैं, कोचिंग वाला क्या करवाएगा? कोचिंग वाला तो गाइडेंस देगा, बाद में आप बन जाएंगे तो आपका नाम छापेगा और लोगों को फंसाएगा। जो फैक्ट बात है वो यही है कि आप ही को करना है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी, कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ इनोवेशन प्लस वो होता है, वो मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है। ये जो 160 नंबर है आपका एमसीक्यू का, इसमें अभी मेंस में किसी भी कोचिंग में जाएंगे टारगेटेड बैच, हम लोग भी कह रहे हैं टारगेटेड बैच। डिसाइड किया है कि 5 दिसंबर तक खोटा खत्म करवाएंगे और 25 तक सारा चारों पेपर, इससे मेंस निकल जाएगा। जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे मेंस का निकल जाएगा। कोई सीधा फोन करता है, कहता है कि आप नोट्स दे दीजिए, बस आपका इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा नोट्स था, देखे थे, दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। क्या नोट्स से हो जाएगा? मैं लिख के देता हूं, एक भी नोट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो किसी कोचिंग का हो, किसी भी कोचिंग का, किसी भी बुक का। 6 जेपीएससी टेलर दिखा चुका है, यहाँ 6 जेपीएससी में अपीयर हुआ लड़का बैठा हुआ है, वो समझ रहा होगा कि क्या 6 जेपीएससी देने जब गया था तो उसको आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन फील हुआ था या नहीं, या सारा मेरा नोट से लड़ गया था, या सारा किसी कोचिंग के नोट से लड़ गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सीधे पढ़ेंगे, नोट से पढ़ेंगे, कोचिंग वाला जो दे देगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहली स्ट्रेटजी यही हो गई कि आपको एमसीक्यू भी रगड़ना है। ये बहुत लोग के ध्यान में ही नहीं है, मेंस का किताब खरीद लिए वो। आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, जिसमें पहला स्ट्रेटजी यही है कि आपको इसमें रगड़ना है। इसमें पहला कंफ्यूजन है कि क्या लें, खोटा लें या नागपुरिया लें। बहुत बच्चा ये पूछेगा कि सर खोटा बहुत लोग ले रहा है, एवरेज मार्किंग कहीं ना हो जाए, नागपुरिया ले लें। तुम ले लो नागपुरिया, ले लो पंचगढ़, लेकिन पंच पड़गनिया, लेकिन उसमें कंटेंट तुम्हारे पास होना चाहिए, टीचर तुम्हारे पास होना चाहिए जो तुमको बढ़िया कंटेंट दे दे। अगर कंटेंट है तो कोई भी लैंग्वेज लीजिए। खोटा बहुत ज्यादा लोग ले रहा है तो इसमें एवरेज मार्किंग नहीं होगी, गारंटी है 100 से 110 आएगा। ये गलतफहमी है या निकाल दीजिए। तो कोई एक लैंग्वेज पहला स्ट्रेटजी है। दूसरा कि कोई कोचिंग वाला भी नहीं बतलाएगा, सब नोट्स देगा, बुक बेचेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको 160 नंबर पे भी ध्यान देना है, आप लास्ट तक इसको नहीं झांकेंगे। ये आपके स्ट्रेटजी में शुरू से शामिल होना चाहिए। अगर आपको एज लेना है तो इफ यू वांट टू बीट योर कंपटीटर, उस 252 में आना है तो आपको ये स्ट्रेटजी इंक्लूड करनी पड़ेगी। हर 2 घंटे सुबह में, जैसे ही सुबह होता है, हम एमसीक्यू के साथ शुरू करें। जो भी टॉपिक है मेरा, जो भी प्रीलिम्स में पढ़ा, सब तो पढ़ा हुआ है, सब तो रिवीजन करना है। 100 क्वेश्चन एमसीक्यू का बनाएंगे, वो काम देगा हमें। इस 160 के जाने के बाद यहाँ कितना बचता है? 640। अब देखो इस 160 में आप लोग क्या सोचते हो? फ्रैंकली बताओ कितना नंबर आपको आ सकता है? आज 400 का पेपर हुआ तो कितना आया आपको?
सपोज करो 200 आ रहा है, मैं इतना ही मानता हूं, 50%, 400 के पेपर में 50% आया, इतना कम मान लो। यहां 80 आपको आ सकता है कम से कम, अगर आप बहुत खराब हैं तो, नहीं तो यहां से 80 से 100 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें इतना मार्क्स आ गया 100, 110, चलो 110 नहीं 100 मानते हैं, 200 आ गया आपको। पिछले बार 1050 में 508 गया था, मैं अभी भी इसी को रखता हूं कि 950 में आपको 508 लाना है, अभी भी यही रखिए, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगा। सभी मेंस में होशियार बच्चे जाएंगे, जो एसएससी में तुक्का मारते थे वो छट चुके हैं, उनका एलिमिनेशन पहले ही हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन डायनेमिक था, एलिमिनेट करके बनाने वाला क्वेश्चन था। तो आपको मेंस में जो कंपटीशन होगा वो रियल वैरियर से होगा, ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल साधारण आदमी होगा और लिख के आएगा। वो पहला कि यहीं पर कट ऑफ आप 100 बढ़ा लीजिए, 1050 में भी 508, आप ये सोचिए कि हमको 950 में 500 के पार लाना है, एक टारगेट ये सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ 200 नंबर आप एक्वायर कर चुके, इसका मतलब क्या बचा यहाँ 508 में 300 नंबर, यहाँ आपको 300 नंबर और लाना है, बचा हुआ है आपके पास 640। 640 में 300 नंबर, आपने दो ब्रह्मास्त्र को यूज कर लिया। पहला आपका खोटा नागपुरिया लैंग्वेज पेपर, दूसरा ब्रह्मास्त्र आपका एमसीक्यू, तीसरा ब्रह्मास्त्र आप ही लोगों के पास है, सभी के पास है। बोलिए क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है? वो तो पॉलिश करेगा, आपके तीनों तीरों को पॉलिश करेगा, वो आंसर राइटिंग काम देगा हर जगह। एक स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, एक ब्रह्मास्त्र ऐसा होना चाहिए जो सबके पास है। आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका अपना प्रिय होगा। मेरा प्रिय इकोनॉमिक्स है, आपका प्रिय हो सकता है जनरल साइंस हो सकता है आपका साइंस बैकग्राउंड हो, साइंस में कमांड हो। मैं अपने तरफ से आपको ये एश्योर करूंगा, मेरा बच्चा 200 में 128 नंबर लाया हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो मैं आपको अपने तरफ से एश्योर करूंगा कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का पूरा काम करूंगा। फैकल्टी में अपने तरफ से बेस्ट ला रहा हूं। ज्योग्राफी जनरल साइंस आपको अभिषेक मिश्रा पढ़ाएंगे, जो आईआईटी दिल्ली के पास आउट। टेक्निकल आदमी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाएगा और वो अपने हिसाब से बढ़िया काम करेगा। अगर आपका कोई ना कोई बैकग्राउंड है ज्योग्राफी से, जनरल साइंस से, आप ये सोच लीजिए कि आपको वो ब्रह्मास्त्र कौन सा तैयार करना है। वो जनरल साइंस भी हो सकता है। बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, मैं कितना भी पढ़ाऊंगा वो कहेगा नहीं नहीं ये वाला टॉपिक हम छोड़ के जाएंगे, उसका मैं मदद नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग मेंस दे रहा है उसको सबसे पहला यहां पर यह होना है कि एक पेपर कोई ऐसा हो जिसमें उसको सिर्फ मोर देन एवरेज नहीं, एक ऐसा नंबर आए जो उसको अपने कंपटीटर से 20 या 30 नंबर का मार्जिन दे दे। यहां पर 160 नंबर 160 नंबर में माइनस कर रहा हूं कोई एक पेपर का, क्योंकि 40 नंबर आपने यहां यूज कर लिया, ठीक है। 160, 200 में 40 घट गया इकोनॉमिक्स। इस 160 में अगर आपका यहां पर 100 भी आ जाता है, आपको बच गया यहां 200, और यहां 640 में जब 160 चला गया 480। अब बतलाइए कि 480 में अब आपको 200 लाना है, मतलब आपके पास इकोनॉमिक्स यूज हो चुका है। अब आपके पास पॉलिटी पबैड का पेपर है, जनरल साइंस का पेपर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। आपको 480 में से आपको मात्र 200 लाना है। ये आ नहीं सकता, आसान है या नहीं? लेकिन हमारा 3 ब्रह्मास्त्र इस तरह से चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं आप पीछे होंगे। मतलब एक सब्जेक्ट हमारा खोटा 30 नंबर ज़्यादा देगा, तो एक सब्जेक्ट चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो जनरल साइंस हो, उसमें ऐसा नंबर लाना है, मतलब उसमें कुछ नहीं छोड़ना है, ऐसा करना है कि उसमें आए ही आए। एक ब्रह्मास्त्र तो रेडी करना है। बाकी जो यहाँ पर 480 है, इसमें भी एक स्ट्रेटजी है। इस सभी में ये जो 480 बचा है, इसका ट्राई टू स्कोर मोर देन एवरेज, ट्राई टू स्कोर मोर देन एवरेज। अगर आपका दोस्त हिस्ट्री में 100 नंबर के पेपर में 48 नंबर ला रहा है, आप कोशिश कीजिए कि 52 लाएं।
वो क्या स्ट्रेटजी होगी कि उसका 48 आएगा और आपका 52 आएगा। इन सब चीज़ों में काम करेगा। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग दे रहे हैं, आपने रिवीजन कितनी बार काम किया है। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, हम लोगों का यूएसपी में है, जो भी बच्चा ऑफलाइन लेगा एडमिशन, उसको मोबाइल ऐप फ्री में दे देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ जाएगा। क्लास में आप एक बार नहीं समझे, दूसरी बार उसको देख के समझ सकते हैं। दैट विल हेल्प यू। आप एक चीज को बार बार करिए, अभी से लेकर जब तक जेपीएससी मेंस हो ना जाए। कुछ लोग तो कोर्स बेचने के लिए हल्ला कर दिया दिसंबर में ही हो जाएगा, नहीं होगा दिसंबर में, इतना जेपीएससी फास्ट नहीं है, लिख के ले लो। कुछ जनवरी फर्स्ट वीक का अंदाजा लगा रहे हैं, जनवरी फर्स्ट वीक, लास्ट फरवरी, जनवरी फरवरी तक उम्मीद है कि जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी में हो जाएगा। लेकिन इतना फास्ट नहीं है कि तुरंत। अब 25 दिसंबर तक हम टारगेट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका 10 दिसंबर को डेट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए, आपको समय मिलेगा, 4 महीना का समय मिलेगा, लेकिन उसको जुडिशियली यूज करना है। तो हमारा यहाँ जो 480 बच गया, इसमें भी ट्राई टू स्कोर मोर देन एवरेज, कि कुछ ऐसा करें। तो बार बार आंसर अगर राइटिंग करते हैं, एनालिटिकल स्किल आपका बढ़ता है। वेन एवर यू विल फेस आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, आप फ्रेमिंग कर लोगे। आपका मेंस में पेन नहीं रुकना चाहिए, ऐसा कुछ आपका अप्रोच हो। तो क्वेश्चन जब अनजाना सा आएगा, पहचाना हुआ नहीं आएगा, तो उसकी फ्रेमिंग हम जितनी जल्दी करेंगे वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा। अगर हम उसको बैठ के सोचने लगे तो फिर पेपर पूरा होगा नहीं आपका। और अभी जितने भी 6 जेपीएससी में दिए हैं उनसे मिलिए, पेपर पूरा होने में उन्हें तकलीफ हुई थी या नहीं। वर्ड लिमिट ज़्यादा है, आपको हर क्वेश्चन में लिखना ज़्यादा है। किसी किसी को तो दिक्कत है कि एक चीज़ बढ़िया से आता है तो उसमें 10 पन्ना लिख दिया, वो भी गड़बड़ है। आपका आंसर राइटिंग जब बार बार करते हो तो एक मोनोटोनस फ्रेमवर्क में होता है आंसर राइटिंग। मोनोटोनस का मतलब होता है एकरूपता। आपके आंसर राइटिंग में एकरूपता होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन 5.5 पेज में लिख रहे हैं आप 40 नंबर का, तो 5.5 पेज में वो बाकी के सारे क्वेश्चंस 40 नंबर के लिखिए। आंसर राइटिंग का कला होता है, जब तक वो लिखेंगे नहीं तब तक आपका अभ्यास में आएगा नहीं। आप किसी को 7 पेज में लिख दिए, किसी को 5 पेज में लिख दिए, कोई लास्ट वाला क्वेश्चन 2.5 पेज में छोड़ दे रहे हैं, तो नंबर तो मोर देन एवरेज नहीं आएगा। तो इस 480 वाला में कुछ ऐसा करना है कि आपका प्रेजेंटेशन ऐसा बढ़िया हो। आप पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, पैराग्राफ के साथ पॉइंट मिक्सचर करें, कहीं फ्लो चार्ट बन रहा है, डाटा मिल रहा है, उसको डालें। और ये विदाउट लैक ऑफ रिवीजन अगर रहेगा तो ये हो नहीं। यू विल नॉट एबल टू रिकॉल ऑल दोज फैक्ट्स जो आपने 1 बार 2 बार पढ़ा है। आपको 5 बार 10 बार, कोई अगर आईएएस बनता है, अभी इंटरव्यू सुनोगे तो कहेगा आई रिवाइज सोशियोलॉजी 30 टाइम्स। कोई कह देगा मैंने जीएस का 50 बार रिवीजन किया है। वो गलत नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोल रहा है। वो सिनॉप्सिस बनाता है चीज़ों का और बार बार उस सिनॉप्सिस को देखता है और सोचता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई घिसा पिटा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि नोट्स क्यों बनाते हैं लोग। नोट्स बनाने का कंपटीशन में क्या तुक है? नोट्स नहीं बनाना चाहिए। नोट्स बनाने का कोई तुक नहीं है। आपका ये घिसा पिटा चीज मेंस में आने वाला नहीं है। आपके पास आइडियाज होने चाहिए, आपके पास थॉट्स होने चाहिए। आप अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ इनपुट्स है, रॉ मटेरियल है, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। गेटिंग और नॉट? अगर आपको अभी किसी भी चीज के बारे में 10 लाइन 2 लाइन बोलने के लिए कहा जाए तो क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि उसका कुछ सबस्टांस आपके जहन में पड़ा हुआ है। आप बात कर लेते हैं, चौक चौराहे पे डिबेट कर लेते हैं। फिर हमारा टॉपिक लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन, लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आखिर हम उसको इतनी बार रिवीजन क्यों ना करें? उसका सिनॉप्सिस इस तरह से क्यों ना बनाएं कि उसको हम सोच सोच के उसके बारे में पूरा इमेजिनेशन कर लें और कुछ भी ना छूटे। कोई बस स्टॉप में मिलती है तो उसको घर में जाके सोचे हैं कि या नहीं सोचे हैं? अभी तक सोचते हैं या नहीं? उसका पूरा फिगर इमेजिनेशन कर लेते हैं, होता होगा। वही इमेजिनेशन आपको ग्लोबलाइजेशन में भी ढूंढना होगा, वही इंटरेस्ट निकालना होगा, वो अट्रैक्शन आपको अपने सब्जेक्ट मैटर से लगाना होगा। वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा, वो चाहत नहीं रहेगी तो नहीं होगा। मोबाइल एप्लीकेशन हेल्प करेगा कि एक बार ऑफलाइन जैसे ही खत्म हो जाता है, टाटा बाय बाय, फिर क्लास में दर्शन नहीं। अब वही वीडियो आप बार बार सुनेंगे तो कैसे नहीं? बार बार सुनने का मतलब आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप 2 घंटा फिर से एक लेक्चर को सुन रहे हैं। जहां प्रॉब्लम आया बढ़ा बढ़ा के उसको सुनो।
उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इतना थॉट प्रोसेस बढ़िया हो जाएगा कि वहां पर आप ट्राई टू स्कोर, जो मैं बोल रहा हूं कि यू हैव टू स्कोर मोर देन एवरेज, वो आपका एवरेज स्कोर से ज्यादा नंबर आएगा। तो इस 480 में भी आपको आसानी से यहां पर लाना है। आपको कितना नंबर आ गया था आपका? 100, 100, 200, यहां 300 नंबर आ गया आपका, और यहां 200 लाना था। यहां पर आराम से आप 200 लाकर अपना कट ऑफ मार्क्स को पार कर गए। ये कट ऑफ से ज्यादा ही है, ये कट ऑफ से ज्यादा ही हो सकता है 508 ना जाए, 480 जाए, 430 जाए। और जो SC ST शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, BC2 ये सब कैटेगरी के हैं, आप ये मत सोचिए कि आपका कट ऑफ कम जाएगा। एकदम जनरल वाला कट ऑफ ध्यान में रखिए, क्योंकि जो ये 3700 पास होंगे, जो ये लोग सभी एलीट हैं, ये लोग SC ST नहीं है, ये लोग एलीट SC ST हैं, जिनको सारे प्रिविलेजेज हैं, सारे सुविधाएं हैं। ये लोग किसी भी एंगल से आप में से किसी से भी कम नहीं। फाइट SC ST में ही है, एलीट SC ST में है। आप देख रहे हैं कोई SC ST दिल्ली में बैठा हुआ है, सारी सुविधाओं को ले रहा है, ऑफलाइन क्लास भी कर रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन 4 जगह से एक्सेस लिए हुए है, उसको आपको बीट करना है। तो कोई भी SC ST OBC ये ना समझे कि मेरा जनरल से 50 नंबर कम भी आएगा तो हमारा काम। टारगेट सभी लोग अपना ऐसे ही स्कोर फिक्स करें कि मुझे 500 नंबर को क्रॉस करना है 950। ये अगर जिस दिन टारगेट रहेगा, और कुछ बेसिक निटी-ग्रिटीज है, जैसे कंफ्यूजन रहता है सब्जेक्ट मेरा कैसे पूरा होगा। सब्जेक्ट पूरा करने के लिए देखिए, सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूट में अगर जाते हैं, बड़े बड़े वादे हम लोग भी करते हैं। एक मेरे मार्केटिंग मैनेजर आए हैं, कह रहे हैं सर 100% गारंटी दीजिए। मैं भी उसके बाद से कन्विंस हो गया कि सही बंदा बोल रहा है, 100% गारंटी। अगर आप आते हैं तो 100% गारंटी। कैसे 100% गारंटी? कि आप सुबह से शाम मेरे पास दीजिए, आपको जो मैं पढ़ाता हूं एक भी क्लास मिस नहीं होना। मेरा बस प्रॉमिस आपसे यही। आपके सामने में मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल दूंगा जो आज से 8 महीने पहले मेरे पास आया था, और वो बोला यही मुझे कि सर आज तक मैंने पढ़ाई नहीं की है, आज तक मैंने पढ़ाई, ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन आज तक मैंने पढ़ाई नहीं की। यही आपके सामने है ये लड़का जो येलो टी-शर्ट में बैठा हुआ है, बनवाड़ी नाम है इसका। इसने कहा कि मैंने आज तक पढ़ाई नहीं की है, सो मेरा हो जाएगा। हमने कहा कि तुम मेरा बात मानोगे तो हो जाएगा। और ये लड़का वो 8 महीने वाला पहले वाला ये नहीं है, ही इज गोइंग टू रॉक। मैं लिख के देता हूं, ये लिख के देता हूं कि इसका होगा। ये लड़का प्रीलिम्स की तैयारी करता था, यहां 7:30-7 बजे सबसे पहले लाइब्रेरी में आता था, और ये सबसे लेट जाता था 10 बजे के बाद। मेरा नियम था लाइब्रेरी का 7:30 बजे बंद होने का, इसकी वजह से, इसके रिक्वेस्ट से 10 बजे तक लाइब्रेरी खुलने लगा। ये 7:30 में आता था, 10 बजे जाता था, पता नहीं क्या खाता था, क्या पीता था। अगर आपको पूछना है तो बाद में पूछिएगा। और दिन भर यहीं रहता था, क्लास करता था, क्लास के बाद लाइब्रेरी। भाई आप बार बार रिवीजन करोगे, अगर जुनून होगा, पागलपन होगा तो कैसे नहीं होगा। इससे जो मेरिटोरियस लड़का था उसका पीटी में 213, 215 है, और इसका बहुत सेफ स्कोर है। कितना सेफ स्कोर है? 246 का ब्रैकेट, ये ब्रैकेट पर है ये। और जिसके पास कुछ नहीं था। तो अभी मेंस की बात है, मेंस में आप लोगों में से सभी लोग बनना चाहता है या नहीं? क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? आप 8 घंटा पढ़ोगे, 16 घंटा पढ़ोगे, आपका कंपटीटर आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है? आप में जितना हिम्मत है, जितना जान है, वो लगाना होगा। कैजुअल अप्रोच से काम चलने वाला नहीं। आपके पास घमंड है कि मैं 2 बार यूपीएससी दिया हुआ हूं, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा। आपको फिर से उतना मेहनत करना है, फिर से उतना इनोवेशन करना है। यहां नए नए बच्चे तैयार हैं, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना है। हम इस 3 महीने में, 4 महीने में A to Z चीज फिर से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, अपने आप को लेमैन मानेंगे, और क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे, रिसीव करने की कोशिश करेंगे। एक हेल्दी डिस्कशन होगा, हेल्दी डिबेट होगा, और उसके लिए प्री रिक्विजिट है कुछ कि आपका रेगुलर होना। सबसे पहला और गारंटी लेने वाला बात क्या है? रेगुलर। इसको कंसिस्टेंसी से जोड़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी, एक बार अगर वार में घुस गए, तैयार हो गए लड़ाई करने के लिए, तो आपको अब रेगुलर रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कितना में भी घर में जरूरत पड़े, बीवी है, बच्चा है, शादी हो गया है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको छोड़ना पड़ेगा।
जॉब में हैं, किसी भी तरह आपको एक अपना इरादा मजबूत करके एक टाइम निकालना होगा कि क्लास को कैसे मैनेज करना, अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना, उसको करना होगा। दूसरा, जो भी इनपुट रॉ मटेरियल है, आपको जो भी आपके पास इनपुट या रॉ मटेरियल है पहले से तैयार, या जो लोग सोच रहे हैं कि अरे भैया तो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम तो अभी कुछ है ही नहीं, ये इनपुट रॉ मटेरियल आपका फिर से तैयार होगा, चाहे वो भैया 10 साल से तैयारी कर रहे हैं या आप फ्रेशर हैं। कोई पुराना नोट्स नहीं चलेगा, फिर से एक बार हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से। इसमें बहुत सारी चीजें हैं इनोवेशन के लिए, कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप रिजिड, आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे 1991, वो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आना है। कंटेम्प्रेरी से ऐड करके क्वेश्चन आना है। आपका जो बना हुआ नोट्स है, एक बच्चा मुझे आया, सर अपना नोट्स दिखा दो, मेरा तो नोट्स डिलीट हो गया, एक बार में मैंने उसको डिलीट कर दिया। नया कोर्स, नया बच्चा, नया नोट्स। मैं, आप जितना मेहनत नहीं करेंगे, मैं उससे ज़्यादा मेहनत करके अपना फिर से नोट्स तैयार करूंगा, क्योंकि एक लेक्चर करने के लिए मैं 6 घंटे की तैयारी करूंगा और वो नोट्स आपको बना के दूंगा। तो आपसे ज़्यादा मेहनत मैं करने वाला हूं, तो आपको तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये इनपुट रॉ मटेरियल फ्रेश होगा मेरा, इसमें जितना इनोवेशन डाल सकते हैं डालिए। और इसके लिए भी प्री रिक्विजिट है फैकल्टी या गाइडेंस। ये फैकल्टी ही नहीं, ये मेंटर आपका सीनियर भी हो सकता है, जिसने कभी निकाला है, वो ऑलरेडी अच्छे पोस्ट पर है। कोई अब ऐसे ऑफिसर्स हो गए हैं जो अपने नज़दीक में सभी को गाइड करते हैं। ये सब, ये कहीं से भी इनपुट आपको मिल सकता है, उनका तजुर्बा आपको काम आएगा। जरूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट आए, आप किसी फैकल्टी का सहारा लें। अगर आपके पास मेंटर है, आप उस मेंटर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो मेंटर जेन्युइन होना चाहिए, थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोगों का यूएसपी यही है कि जैसे हिस्ट्री अभी आप टीचर से मिल लिए, ज्योग्राफी ये अभिषेक मिश्रा सर पढ़ाएंगे, ये IITN है। ये ज्योग्राफी के साथ साथ इनको मैंने साइंस एंड टेक का भी भार दिया हुआ। टेक्निकल आदमी है, साइंस टेक बहुत अच्छे से डील करते हैं, और ज्योग्राफी 100 नंबर का वेटेज है, ये भी बहुत अच्छे से ये पढ़ाएंगे आप। सारा इनपुट, सारा रॉ मटेरियल क्लासरूम से निकल कर आएगा, कोई इंपोर्टेड मटेरियल कट पेस्ट नहीं होगा। जो जितने आपके मार्केट में बुक हैं सभी इंपोर्टेड मटेरियल हैं, जहन से निकल के कुछ नहीं आया हुआ है। किसी ने काम दे दिया कि तू काट पेट के ये लगा दे, लगा दिया गया है, नाम किसी बड़े आदमी का छाप दिया गया, कोई सबस्टांस नहीं। आई ऑलरेडी टेस्टेड दोज थिंग्स, मैंने उसको देख लिया है, वो कुछ नहीं। अभी बुक के पीछे तो बिल्कुल मत भागिए, आप गूगल करके आप वो बुक बना सकते हैं, सब कुछ तो इंटरनेट में है, काहे को बुक के पीछे भागेंगे। यहां पर जो भी सबस्टांस निकल कर आएगा वो क्लासरूम डिस्कशन का होगा। हम लोग लिखवाने वाले कुछ भी नहीं, सिर्फ डिस्कशन, सिर्फ डिबेट, आर्गुमेंट, आप बहस भी करो, और आपको वो PDF नोट्स जो यहाँ डिस्कशन होगा वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब स्मार्ट वर्ड, ये नहीं कि लिखो जी गरीबी और 1 घंटा गरीबी पे लिखवा रहे हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी जो बचपन से आदमी पढ़ते आ रहा है, वो काम नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी पवेट, ये सबसे पॉलिटी पवेट आपका सबसे लास्ट में होगा ये, और ये जहांगीर सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से दिल्ली में जुड़े हुए हैं, ये जहांगीर आलम, ये आपको पॉलिटी पवेट पढ़ाएंगे। और उसके बाद इकोनॉमिक्स मेरा है, इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, विभाग सर। इसके बाद एक कौन सा बच गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टेक हो गया। लैंग्वेज आपको मेरे यहाँ पर डॉक्टर BN ओहदार सर हैं। हम लोगों का टारगेट है कि दिसंबर 5 तक इसको भी खत्म कर दें। अभी 2 दिन से शुरू हो रहा है, लेकिन इसको दीपावली की छुट्टियों में, दशहरे की छुट्टियों में, छठ की छुट्टियों में हम लोग रेगुलर करवाएंगे। तो खोटा वी विल फिनिश बाय दिसंबर 5 एंड दिसंबर 25 तक ये सब खत्म कर देंगे। शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से और इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स खत्म होगा तो आपका जनरल साइंस शुरू होगा, और हिस्ट्री खत्म होगा तो आपका ज्योग्राफी शुरू होगा। फिर ये पोर्शन खत्म होने के बाद लास्ट में पॉलिटी और पवेट। और इन सब को सपोर्ट करने के लिए, जैसे जो अदर प्री रिक्विजिट है आपको एग्जाम निकालने के लिए, वो मेंस आंसर राइटिंग, मेंस आंसर एंड राइटिंग। जिस तरह से प्रीलिम्स में इफ यू विल प्रैक्टिस MCQs यू विल लर्न हाउ टू एलिमिनेट बैड ऑप्शंस, यही होता है। आप कितना भी रीडिंग कर लो, जब तक MCQ का प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रीलिम्स नहीं निकलता। ये किसी से भी पूछ लो जो PT चैंपियन है, वो बतलाएगा। और यही सेम चीज मेंस में है।
आपको कोई भी नोट्स मिल ले, कितने भी बुक से पढ़ लो, क्लासरूम में डिस्कशन हो गया, रिवीजन नहीं हुआ, मेंस आंसर राइटिंग नहीं किया तो सब बेकार। इस मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग टॉपिक वाइज भी चलेंगे, तो जो भी इनरोल्ड बच्चे होंगे, जो भी एडमिशन लेते हैं, अगर एक टॉपिक सपोज करो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी होता है, उस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्लासरूम में ही बोलेंगे कि अब नोट्स तो मिल गया, क्लासरूम डिस्कशन हो गया, आपके पास एक फ्लो चार्ट क्लासरूम का तैयार होगा, आपके पास एक सबस्टांस पीडीएफ बाहर में मिलेगा, और उन दोनों की मदद से आपको जो क्लासरूम में टॉपिक वाइज उस टॉपिक से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको लिख के दिखाना है। आप क्वेश्चन को ले जाएंगे घर में रख देंगे तो फिर हमारा गारंटी खत्म। आप उसको लिख के दिखाइए, आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा। आपको उसी नोट्स में मिलेगा वो सारा चीज, उसी क्लासरूम से मिलेगा, लेकिन यू हैव टू डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन। आपको सीधे उस क्वेश्चन को हिट करना होगा, इधर उधर की बात नहीं करनी होगी। अगर इधर उधर की बात करेंगे तो नंबर नहीं आएगा। देखिए, जेपीएससी लाख कमियां होने के बावजूद भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है या नहीं करता है? कर रहा है या नहीं कर रहा? आप खुद सोचिए, प्रीलिम्स में उसने जो भी 2019 में ही क्वेश्चन सेट किया होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सेट किया था इस बार या नहीं? क्वेश्चन को फैक्चुअल नहीं रहने दिया, उसने कुछ डायनेमिक बनाया। उसी तरह मेंस में भी होगा। अगर कोई कॉपी भी चेक कर रहा तो अब सब यंग एंड एनर्जेटिक टीचर बढ़िया बढ़िया लोगों से कॉपी चेक कराएगा। उसको अगर सबस्टांस दिखेगा नहीं तो आपको काट देगा नंबर। तो ऐसा नहीं है कि 40 नंबर का है, 6 पन्ना में लिखना है तो अनाप शनाप लिख के आए। उस क्वेश्चंस को समझना होगा और उसको डायरेक्टली हिट करना होगा, और इसमें मेंस आंसर राइटिंग आपको हेल्प करेगा। जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक धमाल मूवी का एग्जांपल देता हूँ। धमाल मूवी देखे ना आप लोग सभी लोग? तो उसमें जब गोवा में उसको फ्लाइट लैंड करना पड़ रहता है असरानी को, तो असरानी कहता है कि एक लाल बटन है, एक हरा बटन है, तब तक वो पूछता है, तब तक वो असरानी दबा देता है, बेटा दबा देता है। तो फिर कहता है इसको नहीं दबाना था। हम लोग भी यही करते हैं, जैसे ही देखे वैश्वीकरण, अरे ये तो पढ़ा हुआ है, नोट्स में था, छापने लगे। 1991 से पीवी नरसिंह राव, मनमोहन सिंह सब लिखने लगे। पता चला वो पूछ ही नहीं रहा है। किसी चीज का इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, ये जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे विदाउट हेड आप इमेजिन करेंगे तो मैं कैसा लगूंगा? विदाउट लेग इमेजिन करेंगे तो कैसा लगेगा? ये सब इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सभी इंपॉर्टेंट है। ये क्या एक बार में हो जाएगा? आप जब तक क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं। सारा इसमें रिमार्क्स लिखा जाएगा। जो भी टॉपिक वाइज भी आप काम करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन का ही लड़का हो, वो पीडीएफ बनाकर भेजेगा तो उसको रिमार्क्स करके भेजा जाएगा। मतलब कि तुम्हारी गलती कहां है। बहुत लोग सिर्फ पैराग्राफ में लिखते हैं, बहुत लोग सिर्फ जल्दबाजी में, इंजीनियर लोग आजकल है पॉइंट में लिखता है, सिर्फ पॉइंट में। आपको कॉम्बिनेशन मिक्सचर यूज करना है, वो सब भी ध्यान देना है। समय का तकाजा को भी ध्यान रखना है। किसी को पॉइंट्स में लिखे, किसी को पैराग्राफ में लिखे, दोनों में किसी में मिक्स कर दिए। समय कम है तो दोनों मिक्स करके आगे निकल गए। और वर्ड लिमिट, बहुत लोग पूछते हैं वर्ड लिमिट, तो सर 40 नंबर का है तो कितना लिखना चाहिए? 20 नंबर में, अगर 20 नंबर में लिखते थे तो लिखते थे 300 वर्ड्स, तो क्या 40 नंबर में 600 वर्ड्स लिखना चाहिए? तो कॉमन सेंस है। एक आंख से अगर 1 किलोमीटर दिख रहा है तो 2 आंख से भी क्या 4 किलोमीटर दिखने लगेगा? 1 ही किलोमीटर दिखेगा ना। नॉर्मल सा कॉमन सेंस है। अगर 20 नंबर में 300 शब्द लिख रहे थे तो ऐसा नहीं है कि 40 नंबर में 600 शब्द, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप वर्ड लिमिट 500, 520, 480 किसी में खत्म कर सकते हो। कोई वहां नापने के लिए बैठा हुआ नहीं। ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। जैसा मैं बोलता हूं कि अगर एक पन्ना में लिखा है, एक पेज में यहां से आपने लिखना शुरू किया, ये खत्म हुआ, ऐसे ऐसे और आप 4 पेज लिखिए। 5वें पेज में आप इसको यहां खत्म कीजिए, ऐसे खींचिए कि यहां मैंने इसको बाइंड अप कर दिया। उसको ये दिखना भी चाहिए। कोई लेके बैठा होगा चेक करने, तब पता ही नहीं चलेगा 2 क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन मार दिया। ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं। आपको ये दिखाना होगा कि मैंने यहां पर खत्म पीसफुली कर दिया है, 1 क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया। तो अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि मुझे इतना ही काम करना है। कोई आसान सा क्वेश्चन मिला, उसमें खूब सबस्टांस है, उसको 8 पन्ना में लिख दिया, तो दूसरा क्वेश्चन में कमी आएगा, दूसरा क्वेश्चन छूटेगा आपका। अगर आप लोग सारा अपना पूरा कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके आते हैं,
50% प्रोबेबिलिटी वहीं बन जाती है, 50-55% प्रोबेबिलिटी वहीं बन गई आपके सिलेक्शन की। फिर आपका डिपेंड किया ये सारा स्ट्रेटजी, खोटा में कितना ला रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कितना ला रहे हैं, एवरेज से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आपका कंटेंट कैसा है। कंटेंट अगर उम्दा नहीं होगा तो फिर नंबर कहाँ से आएगा। तो कंटेंट पे भी हमें फोकस करना है। यहाँ मोबाइल ऐप आपको रेगुलर बार बार रिवीजन करने में हेल्प करेगा। तो मेंस का तैयारी पागलपन जुनून के साथ शुरू कीजिए। ये टॉपिक वाइज टेस्ट तो होंगे ही होंगे बीच बीच में, बस जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय लास्ट टाइम 30 से 35 क्वेश्चन में मेंस में बीच में ही प्रैक्टिस करवा दिया, एनफ है 30 से 35 क्वेश्चन। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट 2 लेंगे, जैसे जेपीएससी कॉपी देता है 32 पेज का, वैसा ही कॉपी मिलेगा, 2 फुल लेंथ टेस्ट, इतना काफ़ी है हमारे लिए। अगर हम 2 सब्जेक्ट एक साथ नहीं करवाएं तो आपका पूरा भी नहीं होगा, इसलिए लाजमी है कि आपको सुबह से शाम तक हमारे साथ जुड़ के रहना होगा। तो जो जॉब वाले हो तो भैया आप जाइए ड्यूटी कीजिए, लेकिन आप रात को समय निकालिए। जो बच्चा है जिसको कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो सुबह से शाम यहाँ आए, लाइब्रेरी में पढ़े, सुबह में क्लास करे, दिन भर लाइब्रेरी में पढ़े, रात को शाम को क्लास करे, इतना थक जाए कि उसे सिर्फ घर जाने के बाद नींद आए, कोई गर्लफ्रेंड याद ना आए, कोई बॉयफ्रेंड याद ना आए, सिर्फ उसको घर में जाके सोना है, इतना थक जाए वो पढ़ते पढ़ते। अगर ऐसा जुनून होगा, पागलपन होगा तो निकालेंगे। बोलिए तैयार हैं? इतना पागलपन है तो इस आगे। और जो छोटा बच्चा है जिसका नहीं होगा, जो कोई सोच रहा है कि मेरा नहीं होगा 200 205, तुम्हारे पास अभी भी समय है, नहीं तो अगले बार भी नहीं होगा। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। मेंस तैयार करके रख लो, इवन कि खोटा तैयार करके रख लो। बार बार चीजों को पढ़ोगे आप, मेंस के सारे चीजों को तैयार करके रखो, पीटी को तैयार करके रखो। एडमिट कार्ड आ रहा है, एमसीक्यू रख लो, मेंस आंसर राइटिंग, जैसे ही मेंस का एडमिट कार्ड आ रहा है मेंस आंसर राइटिंग करो। आपको समय नहीं मिलता है, इसलिए चीजों को तैयार करके रखना ज्यादा बढ़िया होगा, तभी यही सारे टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स में फायदा देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसका 200 प्लस स्कोर है उसको भी तैयारी करना है, उसको मेंस पूरा करना है, ताकि आगे चलकर उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इस पागलपन और जुनून के साथ आपको लगना है तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, डबल मेहनत करूंगा। जितने भी मेरे टीचर आएंगे उस पर मैं लगा रहूंगा, उनसे मेहनत करवाऊंगा, उनसे क्वेश्चन दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और आप अगर रिसीव करने वाले हैं तो आप बल्ले बल्ले, आपको यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर आप रिसीव करने वाले नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप बाद में फिर मुझे ब्लेम दीजिए, पेरेंट्स को ब्लेम दीजिए, जमाने को ब्लेम दीजिए, और लास्ट में तो जेपीएससी सबसे सस्ता है ही गाली खाने के लिए। कह दीजिए कि 6 साल में जेपीएससी, 6 साल में लिया तो क्लियर किया या नहीं किया? गलती से भी हुआ, मैं मानता हूं वहां गलती है, वहां अनजस्टिस हुआ है बच्चों के साथ, क्योंकि वो 100 नंबर ऐड नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो 100 नंबर ऐड होने की वजह से बहुत जेन्युइन बच्चे बाहर रह गए। लेकिन आप क्यों होशियार बन रहे थे? क्यों 40 नंबर बना के छोड़ दिए? क्यों नहीं 100 नंबर का ट्राई किए? किस बात की हड़बड़ी थी? अब आपको बस ये समझना है कि जेपीएससी अपना ढर्रे से चलेगा, मैं अपने ढर्रे से चलूंगा। आज जो भी मैं काम करूंगा अपना 100% करूंगा। 100 नंबर का क्वालिफाइंग भी है तो 100 नंबर बना के आऊंगा। क्यों रिस्क लूं? आज भी नियमावली बन गई है, सब अब निश्चिंत है ना कि वो 100 नंबर ऐड नहीं होगा। तो क्या करिएगा? 40 नंबर बना के चले आइएगा। कहीं फेल कर गए तब? अरे भैया 100 नंबर का है, हिंदी या इंग्लिश, आप लोग सभी लोग हिंदी इंग्लिश में एफिशिएंट हैं, लिख के आइए, पूरा करिए उसको, क्या फर्क पड़ता है? लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? तो कहीं भी आप में कमी नहीं होना चाहिए। इस पीटी के एग्जाम के बाद कितने लोग फोन कर रहे हैं, हमारा बुकलेट नंबर छूट गया, हमारा सीरीज छूट गया। मैं तो बहुत गुस्सा आता है, मन करता मारू पकड़ के। अगर तुम्हारा बुकलेट नंबर छूट जाता है, सीरीज छूट जाता है, भगवान भी माफ नहीं करेगा। आसान चीज में गलत करते हो और इस तरह के मिस्टेक्स करते हो तो कोई माफ करने वाला नहीं। किस चीज की दिक्कत है? पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं कॉन्फिडेंस अपने आप मेंटेन होगा। और अपना सोने और उठने का टाइम फिक्स कीजिए। रात में बहुत देर तक चैटिंग करने की जरूरत नहीं। अगर आप समय पर सोते हैं सब कुछ बैलेंस रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। अब जो दिन भर सुबह, मेरे पास एक ऐसा बच्चा है, उसको मैं हमेशा, ये लोग सभी जानता है, जो मेरे 2-4 बच्चे यहाँ अपने क्लासरूम के बैठे हुए हैं, ये सभी उसको जानते हैं। वो 8 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। अभी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वो सुनेगा भी बदमाश,
लेकिन नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन वो समझ रहा है कि मैं उसको कह रहा हूं। 8 साल से तैयारी कर रहा है, उसको मैंने हमेशा कहा कि 11 बजे सो जाओ। नहीं सर, हमें तो नींद ही नहीं आता है, हम तो रात में पढ़ने में हमें मजा आता है। 11 बजे सुबह उठ के यहाँ लाइब्रेरी में आता था वो, 11 बजे या 12 बजे, उसकी आदत ऐसे ही रह गई। एग्जाम कब होता है आपका? 10 बजे, 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम। अरे यार, तुम बायोलॉजिकल क्लॉक को यहीं मार दे रहे हो, यहीं बंद कर दे रहे हो, तो वो काम कैसे करेगा? टॉयलेट करने चला गया, कंस्टिपेशन, रात में सोओगे नहीं तो ये तो खराब होगा सिस्टम। टॉयलेट करने चला गया आधा घंटा प्रीलिम्स के एग्जाम में, और उसके बाद जब आया तो सो गया। क्यों? क्योंकि हम तो इतने तेज हैं। तेज तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं। 1 घंटा में पेपर बना लिया, तो अब सोचा कि अब टॉयलेट भी कर ही लिए तो सो लेते हैं थोड़ी देर, तो सो गया। तो जिस समय टॉयलेट करने के लिए गया था तो अटेंडेंस वो चेक हो गया था। अटेंडेंस लेने आता है ना, जो आप लोग देखे होंगे अटेंडेंस ले, वो अटेंडेंस लेके चला गया। अब बाद में दौड़ रहा है, जेपीएससी दौड़ रहा है या कहीं भी दौड़ रहा कि मेरा तो अटेंडेंस ही छूट गया फर्स्ट पेपर का। तो आपसे इस तरह के मिस्टेक्स होंगे, बुकलेट नंबर छूटेगा, सीरीज छूटेगा। सेंटर ऐसे होते हैं, अनपढ़, अब बोलना उचित नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है आपसे। वो 1-1 मिनट आपके लिए कीमती होता है, वो 5 मिनट लगा देंगे आपको पेपर। आपको लगेगा जैसे ही घंटी बजी मुझे कॉपी मिले, और वो बगल वाली मैडम से बात करने में बिजी रहेंगे। बेंच खराब मिल गया, पंखा नहीं है, बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं। आपका 10 मिनट खराब होता है एग्जाम देने में, और आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को पहले से ही डिस्टर्ब करके आ रहे हैं। एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक फैक्टर। एग्जामिनेशन सेंटर से लेके, आपका दिमाग शांत लेने से रह के, आपका कंटेंट से लेके, आपका फैकल्टी से लेके, आपके कोचिंग से लेके, और आपके मेहनत से लेके, सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट। आप किसको ब्लेम करेंगे लास्ट में? इसलिए जहां भी कमियां हैं उस कमियों को दूर कीजिए। किसी में गलत आदत है रात तक जगने का, तो उसको खत्म कीजिए। भरोसा नहीं रह गया किसी पर, 2-4 कोचिंग में पढ़ लिए हैं, भरोसा नहीं रह गया, तो एक बार भरोसा करना होगा, एक बार भरोसा भी करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई कसर नहीं छोड़ना है। अरे ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या लूट लेगा? 20, 25, 30 हजार रुपया लूट लेगा। एक भरोसा ये भी करना है। उसके बाद अपने कंटेंट के साथ रेगुलर रिवीजन कीजिए, रेगुलर मेंस आंसर राइटिंग कीजिए। जब तक जेपीएससी हो नहीं जाता है फाइनल सिलेक्शन, बीच में अगर कोई कोर्ट केस ये वो फिर हो जाता है, दोनों कान को बंद रखिए, कुछ मत सुनिए। आप सिर्फ अपना रेगुलर डे टू डे रूटीन मेंटेन रखिए कि मुझे पढ़ना है और मुझे ये एग्जाम देना है, चाहे जिस दिन भी हो। ये नहीं सोचना है कि केस हो गया, क्या हो गया, जनवरी में होगा तो थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा तेजी से पढ़ रहे हैं, मार्च में चला गया तो रिलैक्स हो गए। अच्छा है ना कि 25 दिसंबर तक सब खत्म हो जाएगा, एक बार मेंस आंसर राइटिंग सब प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर मौका मिलेगा, फिर मैं टेस्ट सीरीज अनाउंस करूंगा। आप अपने आप को स्कोर को इंप्रूव करो। यही बच्चा जब देता था तो पूछो इसका नंबर कितना आता था शुरुआत में, 38, 52 ऐसे शुरुआत हुआ था इसका नंबर दोनों पेपर में, और धीरे 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 एक स्टैंडर्ड स्कोर बना। तो हम रेगुलर, फिर टाइम मिलेगा हम फिर मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, फिर उसको निकालेंगे। गेटिंग और नॉट? कोई क्वेरी आप लोगों का? मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। मेरे अंदर बहुत पागलपन है आप लोगों के लिए, आप लोग अपना पागलपन दिखाइए। किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेरी है आपके पास? कोई गिला शिकवा? तुम्हें कोई क्वेरी है? सारा क्वेरी सॉल्व हुआ? ये आया था मुझसे मिलने की, अभी आप बतलाइए अभी ये। मैंने कहा चलो तुम अब क्लास सुनना, सारा दिक्कत दूर हो गया। किसी को और कुछ शंका है, एप्रीहेंशंस है कि हमें और क्या अलग करना चाहिए या नहीं? सर आप ये गलत बोल रहे हो, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कोई आइडिया बोलो। कौन सा ग्रुप? अच्छा, कौन सा करना चाहिए? जैसे हिस्ट्री है, मान लीजिए आपका हिस्ट्री का पेपर है, मोहम्मद बिन तुगलक सब लोग लिख लेता है, लेकिन एंशिएंट इंडिया का अगर कल्चर का क्वेश्चन आएगा तो उसको बहुत लोग ट्राई नहीं करेगा। आपके पास वहां ऑप्शन है, कोई 2 सेक्शन करेंगे तो आप निकल जाएंगे। तो 2 रास्ते हैं आपके पास, एक आसान रास्ता, एक मुश्किल रास्ता। कौन सा चुनेंगे? लोग जनरली आसान वाला चुन लेता है, तो आसान वाला सभी लोग चुनता है, फिर उसमें एवरेज मार्किंग आ जाती है। अगर मैंने कहा ट्राई टू स्कोर मोर देन एवरेज, तो पहली स्ट्रेटजी यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये होगी कि हम वो सेक्शन चुने जहां नंबर हम ज्यादा ला सके। मेरा एंशिएंट इंडिया नंबर ज्यादा देगा, लिख के ले लो, क्योंकि लोग क्वेश्चन वहां से कम अटेम्प्ट करते हैं।
मेरा झारखंड सेक्शन किसी भी परिस्थिति में नंबर देगा, तो हमें डी सेक्शन करना चाहिए। ये नहीं कि झारखंड में वातावरण तो बनाना ही है, मैं तो इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें झारखंड के डाटा दूंगा। पॉवर्टी भी है तो वहां झारखंड का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो झारखंड का डाटा, ग्लोबलाइजेशन ही है तो यहाँ क्या ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा हुआ है, झारखंड का डाटा। तो झारखंड में तो वातावरण बनाना ही है, तो सेक्शन डी तो मस्ट है। रही बात ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में 3 चीजें हैं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। उसमें इंडियन ज्योग्राफी है, ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी है और रिसोर्सेस है। चौथा सेक्शन आपका डी है झारखंड। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग होगा फिजिकल ज्योग्राफी। वहां स्कोप है, यू कैन ड्रॉ। आप कुछ मैप बनाओगे, कुछ डायग्राम बनाओगे, वहां नंबर मिलेगा। आप रिसोर्सेस चुन लिए सपोज करो, उसमें सिर्फ लिखना है, डाटा है, पता चला डाटा रट के गए, भूल गए, दिक्कत हो सकती है वहां। आप फिजिकल ज्योग्राफी को पकड़िए, भौतिक ज्योग्राफी को पकड़िए, वहां नंबर ज्यादा मिलेगा। और एक डी सेक्शन झारखंड में वातावरण बनाइए, उसको डी को तो बिल्कुल मत छोड़िए, एकदम ये गांठ बांध लीजिए। रही बात पॉलिटी पवेड की, अब पॉलिटी पवेड में भी कुछ टॉपिक है, या इकोनॉमिक्स में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको छोड़ा जाना है, उसको कितना भी आ जाए उसको लिखना नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स में एक बजटिंग प्रिंसिपल सिलेबस में दिया हुआ है। लोग कुछ नेशनल इनकम का भी टॉपिक उसमें बड़ा सा तैयार करते हैं कि अगर नेशनल इनकम आएगा बड़ा क्वेश्चन में 40 नंबर में। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसको नहीं ट्राई किया जाता है, नहीं लिखा जाता है। इसमें कितना भी अच्छा लिख लो, आपको 50% से कम नंबर आएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इजीली 55% नंबर आ जाता है। तो बजटिंग प्रिंसिपल, नेशनल इनकम से अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो हमें उसको ट्राई करने की जरूरत। उसी तरह पॉलिटी पवेड में भी 8-8 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो 2-2 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो वो 8-8 टॉपिक जिसमें स्कोप है नंबर लाने का, वो आपको टीचर फिर बतलाएंगे स्पेसिफिकली। मैंने तो रिसर्च किया हुआ है। किसमें? नहीं, यहाँ पढ़ाया जाएगा सब, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा सब। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत लोग तो जिद्दी है, कहेगा कि मास्टर पढ़ाया ही नहीं, पैसा ले लिया। तो हम अगर ए डी पढ़ाएं और आप लोग सब लोग एग्री हो जाएं तो ये तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन यहाँ किसी को मिडाइवल से प्यार है, किसी को मॉडर्न से प्यार है, तो हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। पढ़ाया जाएगा सभी, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी में ये होगा कि ए और डी पर ध्यान दीजिए। मैं ये भी कहूँगा, मेरे जो सीरियस बच्चे हैं मेरा बात मानेंगे, तो मेरा टीचर का भी इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सर ए और डी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जरूरी है कि क्वेश्चन 40 नंबर का? नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट हम लोग ऐसा करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट जो भी आपका होगा, 10 नंबर का भी हम लोग करेंगे, 15 नंबर का भी करेंगे, 20 नंबर का भी करेंगे और 40 नंबर का भी करेंगे। हम लोग हर मॉडल में अपने आप को फिट बैठाएंगे। अगर 10 का आया 10 से भी लड़ेंगे, 20 का आया 20 से भी लड़ेंगे, 15 का आया 15 से भी लड़ेंगे। और 40 में तो एक्सपर्टाइज हासिल हो ही गया होगा अभी तक लिखते लिखते, नहीं हुआ है तो लिख लेंगे। तो ये आप तैयार रहिए, ये कुछ भी आ सकता है। 15-15 का 2 दे दिया, 1 10 का दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट कर सकता है वो। उधर 32-32 नंबर का है जनरल साइंस में, 5 सेक्शन से हो सकता है 8 और 16 का दे दे, ऐसा भी हो सकता है। साइंस में ज्यादा उम्मीद है क्योंकि वहां कंटेंट नहीं है, ये देखा जा चुका है। एक बार तो क्वेश्चन दे भी दिया किसी तरह बना बना के, सब बड़ा बड़ा खोज के, लेकिन और आगे क्वेश्चन कहां से लाएगा? उसको हो सकता है साइंस में कम से कम छोटा कर दे, पूरी उम्मीद है। और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल मैटर करता है। आज की डेट में इंग्लिश का लहर है। अब बोलूंगा तो फिर बोलोगे कि बोलता है, लेकिन यही सच बात है। यूपीएससी में देखो, पीसीएस में देखो, इंग्लिश मीडियम वाला आपसे एज लेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। वो हाँ, भले हार्ड पेपर में वो 4-4, 5-5 नंबर लेता है, तो आप हिंदी वाले पहले से अलर्ट रहिए। आप ये मान के, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि यही देखा जा रहा है, यही सुना जा रहा है। इंग्लिश मीडियम है, आपको वहाँ प्रेफरेंस, अपने आप कलम नंबर चल जाता है। हिंदी वाले के साथ अनजस्टिस हो रहा है, इसके लिए आप लोग एग्जाम दे लीजिए, फिर हम लोग मिलकर रैली करेंगे। मैं सबसे आगे हूँ, मैं आप लोगों का साथ दूंगा। लेकिन हिंदी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अनफेवरेबल थोड़ा सर्कमस्टांसेस रहता है, 2-4 नंबर का फर्क होगा, तो क्यों ना हम उसके लिए तैयार रहें सिस्टम के साथ। अब एक बार वार शुरू हो गया तो उस लड़के जीतना है या सोचना है, ये सब किसी भी तरह लड़के जीतना है। कुछ हम ऐसा करेंगे कि 2-4 नंबर ज्यादा लाएंगे। मीडियम अब बदलने का तो नहीं सोच रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, वो दिक्कत हो जाएगी। जिस मीडियम में हो उस मीडियम में तैयारी करो।
उसी में अपने आप को इतना पॉलिश करो कि तुम्हारा बढ़िया है। तैयार रहो पहले से कि मुझे निपटना है। इंग्लिश मीडियम वाला को देखा नहीं था 3 इडियट में दे देता था मैगजीन, जाके दे देना इंग्लिश मीडियम वाले को कुछ जाके वैसे। सर एक चीज जो आप बोल रहे हैं सर कि 2 टॉपिक को सिलेक्ट करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है उसमें तो सर ऑब्जेक्टिव के लिए तो मेंस वाला कौन सा कोचिंग पढ़ा रहा है? मेंस में कोई नहीं पढ़ाएगा। मैंने तो अवेयर करवा दिया कि वो 160 जो है उसके लिए तुम्ही को ब्रह्मास्त्र तैयार करना है। जो तुम पहले से काम कर रहे हो उसको करो, ऑब्जेक्टिव तो करना ही है। ऑब्जेक्टिव के लिए पहले इसीलिए अलग से बतलाया ना उसको, कि आप ये मत सोचिए कि 2 सेक्शन करना है तो उसको छोड़ दिए। अरे मिडाइवल का मारो एमसीक्यूज, मैं उसको रोक थोड़ी ना रहा हूँ। करना तो चारों पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। बाई चांस अगर जो हम पढ़कर गए एनसीईआरटी और बाई चांस कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट किए हैं तो आप एंशिएंट लिख देंगे। एंशिएंट सोचो ना कहाँ से शुरू हो रहा है, हड़प्पा से, मौर्य से, चंद्रगुप्त से, क्या ऐसा आएगा कि हम नहीं लिख पाएंगे? पीटी में फॉलो करें ना मैथ्स में फॉलो करें। और पीटी में भले ही दिक्कत, जैसे आप 2 सेक्शन अगर कंप्लीट छोड़ देते हैं तो पीटी में आपको प्रॉब्लम, वो एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके लिए अब आपको रीडिंग करने की जरूरत नहीं। जस्ट प्रैक्टिस 100 एमसीक्यूज डेली। जैसे ही सुबह होता है 100 एमसीक्यू के साथ शुरुआत को, ये तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये एज देगा, ये 160 में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 110, 115, 120 स्कोर हो सकता है अगर आप जो अभी तक काम पीटी के लिए कर रहे थे वो जारी रखें। लास्ट में मेरा जितना भी बच्चा है 20 दिन से वो रीडिंग का काम बंद कर दिया था, पूछ लीजिए आप लोग। इन लोगों को इंस्ट्रक्शन था कि सिर्फ एमसीक्यूज बनाओ, जितना बना सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी, और शुरुआत की स्ट्रेटजी थी हमारी कि 100 एमसीक्यूज डेली, पेपर 1 पेपर 2। तो वो स्ट्रेटजी पैरेलल में चलते रहेगा। आज एंशिएंट का 100 एमसीक्यू बनाए, कल मिडाइवल का 100 एमसीक्यू बनाएंगे, परसों मॉडर्न का 100 एमसीक्यू बनाएंगे, उसके बाद झारखंड का 100 एमसीक्यू, झारखंड हिस्ट्री का बना लेंगे, फिर ज्योग्राफी जनरल रिसोर्सेस का बना लेंगे। ये चलते रहेगा। ये पूरा पेपर एक फ्लो चार्ट बना लो। ये अवेयरनेस मैंने सिर्फ तुम्हें दिया कि 160 नंबर तुम्ही को हैंडल करना है, ठीक है। और मेंस में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस 160 में आपको अव्वल आना होगा, वहीं एक एक नंबर में मायने रखेगा। कंप्लीटली उस ऑब्जेक्टिव को भगवान के भरोसे छोड़ देंगे और इधर नोट्स बना रहे हैं घिसा पिटा और सोच रहे हैं कि मेंस की तैयारी हो रही है, तो मेंस की तैयारी हाफ हार्टेड अप्रोच से हो रही। आपने तो एमसीक्यू छोड़ दिया, 160 नंबर छोड़ दिया। अब सोचोगे कि 3 महीना में सोचोगे कोचिंग वालों को पैसा दिए हैं तो ये तो कोई बता भी नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये काम तुम्हें करना है, मैं नहीं करवा पाऊंगा। तुम्हें क्या करवाऊंगा मैं एमसीक्यूज के लिए? बोलो, कुछ नहीं करवाऊंगा। तो ये अवेयरनेस देना जरूरी है, क्योंकि मेरा बच्चा ये 100 क्वेश्चन रोज मारे, नहीं मारेगा तो ये पीछे हो जाएगा। मेरा यहाँ लिमिटेशंस है, करना आप ही लोगों को। और कुछ, और कोई क्वेरी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में हम कुछ सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन पढ़ा रहे हैं, तो आप जनरल जानते होंगे फिलिप्स कर्व क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, है ना। तो वैसे वैसे छोटे छोटे सब हम तो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि एमसीक्यू ना दे, 20 वर्ड्स का दे दे, ऐसा भी हो सकता है। 2-2 नंबर में 20 वर्ड्स का दे दे आपको लिखने के लिए। तो छोटे छोटे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम कंपाइल करके आपको देंगे। जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, डीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, फिलिप्स कर्व क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक जो डिफिनीशन होता है ना, ये आपको देंगे। क्योंकि एमसीक्यूज मेंस में कहाँ से आएगा? आप देखो वहाँ पूछता है कि झारखंड किस तरह का क्या प्रधान है, कृषि प्रधान है या ये इंडस्ट्री है या क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं दिया। तो जो ऊपर से डिफिनीशन होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिलेवेंट, वो कंपाइल करके देंगे। नहीं, क्वेश्चन उसके बहुत बाहर आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर जो डिस्कशन होगा, जो डिबेट होगा, उसका दायरा उसको टच करेगा। अभी एक रंजीत बच्चा आया है, आज नहीं आया है ना, एक रंजीत लड़का है यहाँ, वो बहुत बड़ा फ़ैन है मेरा। वो आपको कहेगा, वो जब से ही अगर बाहर भी मिल जाएगा, वो कहेगा क्या, पिछली बार 6 जेपीएससी दिया है, वो कहेगा सब कुछ सर के नोट से आया है। हम उसको कहते हैं अरे बदमाश झूठ क्यों बोल रहा है, नहीं आया है मेरे नोट से। लेकिन उसको इतना गुड फेथ है कि वो बोलेगा कि सर के ही नोट से आया है। क्यों वो बोलता है? क्योंकि ये जो क्लास में डिस्कशन डिबेट होता है ना, उसका दायरा वहाँ तक पहुँच जाता है। ये आपको रिसीव करना होगा
मैं ये ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो नोट्स दिया उससे आ जाएगा। अगर आज मैं ये बोल रहा हूं तो ये मैं गलत बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कंप्लीट पैकेज होगा, जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डिबेट होगा, अगर बिना क्लास मिस किए हुए आप उसको इनहेल कर रहे हैं, अंदर आत्मसात कर रहे हैं, वो काम देगा। क्वेश्चन तो सब बना बना के वहां लिखना है, फ्रेमवर्क करना है। क्वेश्चन तो एकदम अनजान आएगा, अनजाना आएगा, बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। एकदम इस बात के लिए तैयार रहिए। मॉडल आंसर क्वेश्चन सब प्रैक्टिस, अरे आएगा, लो अब बोल देता हूं आएगा, 70% तक आएगा। हाँ वही तो, वो तो करवाऊंगा। देखो दायरा तो वही, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया व्हाट आर द डेवलपमेंटल चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको प्रैक्टिस करने की, कि भारत के लिए विकास की चुनौतियां क्या हैं, ये अगर मैंने आपको दे दिया एक लाइन, ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि इतने सारे प्रोग्राम्स के बाद भी भारत में गरीबी नहीं दूर हो पाई है, इसके क्या कारण है। तो एक चैलेंज है गरीबी, एक हमारे सामने समस्या है इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी। तो इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ऑफ स्कीम, सो मेनी ऑफ प्रोग्राम्स, व्हाई स्टिल पॉवर्टी एग्जिस्ट। तो एक क्वेश्चन बना या नहीं बना। तो आपने एक तरफ प्रॉब्लम्स देखा इंडियन इकोनॉमी का कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, और आपको एक सीधा क्वेश्चन कहां से दे दिया, वो सिर्फ पॉवर्टी से दे दिया। तो आपको इसमें कोरिलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के वेराइटीज को समझना होगा। वही जो मैंने कहा, डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझ के फ्रेमिंग करनी होगी। जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है वही काम देगा, लेकिन उसको बनाने का काम आपका होगा। एकदम ये मत सोचिए कि अगर मैंने लिखवाया है ये वाला क्वेश्चन तो ये हूबहू क्वेश्चन वहां पर, प्रोबेबिलिटी है जब मेहनत कर रहे हैं तो आएगा ही, लेकिन मैं ऐसे प्लेनली नहीं कहता हूं, कभी नहीं कहता हूं, ये मेरी आदत नहीं। मैं ये नहीं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे नोट से आएगा। एमसीक्यू जो आप अभी तक प्रैक्टिस किए पीटी के लिए, आपने जो रिसोर्सेस चूज किया है उसी को, जैसे आपने सपोज करो आप यूपीएससी की तैयारी किए हुए हैं, आपने घटना चक्र बनाया हुआ, तो एक बार और घटना चक्र रख लो। जो घटना चक्र नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना चक्र करने आए, वो सपोज करो उसने लूसेंट ही किया है, लूसेंट के फैक्चुअल ही करो, उसी को 3 बार करो, उसी को 4 बार करो। नया चीज अभी बहुत 4 महीने में आप नहीं कर पाओगे। वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, प्लीज अगेन एंड अगेन। कल सुबह से क्लासेस होगी, टाइमिंग हम लोग ऐसा रखे हैं कि सबको सुविधा हो, आप लोग इसमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं। क्लासेस सुबह 6:30 बजे से एक बैच चलेगा 8 बजे तक, और एक बैच चलेगा शाम में। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है जैसा आप लोग कहें। ये 5 से 7 हम लोग ने सोचा है, ये 4:30 से भी हो सकता है, 4:30 से 6:30। इसको 6 से करने में थोड़ा सा दिक्कत है, 6 से 8 ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ लड़कियां रहेंगी तो उनको घर जाने में 8 बजे के बाद दिक्कत हो सकती है। 7 का टाइम फिर भी वो जा सकती हैं। आगे ठंड का मौसम आने वाला है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। तो ये 5 से 7 है, ये 4:30 से 6:30 भी हो सकता है। मेजोरिटी विल डिसाइड। कल से जब आप लोग आएंगे तो जिसका जैसा रहेगा कि नहीं सर क्या किया जाए, ठीक है, वो ग्रुप में मैसेज चला जाएगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। बोलिए मेजोरिटी ऑफ क्या चाह रहे हैं? अच्छा, अभी 5 से 7, बहुत बढ़िया ओपिनियन, एकदम बहुत सही, बहुत सही है कि ठंड आ जाएगा तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि चलो 4:30। अभी भाई ऑफिस वाला भी कर लेगा क्लास। और ये बात समझिए कि इस क्लासेस के दौरान ये जो भी क्लासेस हो रही है, मोबाइल आपके साथ रहेगा। एक लेक्चर अगर हुआ आज यहाँ सुबह, उसको 12 बजे तक अपलोड करने का टारगेट। सुबह अगर 8 बजे खत्म हुआ तो वो 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपका देर हो गया, 1 घंटा छूट गया, कोई क्लास मिस हो गया, आप उसको घर में देख सकते हैं उसी दिन। जो क्लास शाम में यहाँ 7 बजे खत्म होगी, उसको हार्डली 10:30 बजे तक अपलोड करने का टारगेट लिया गया। मतलब अगर शाम वाला भी क्लास मिस होता है तो उसको आप घर में मोबाइल ऐप पर 10 बजे देख सकते हैं। इतना तक व्यवस्था किया गया है, ठीक है। चलिए कल अगर, हाँ, क्वालिफाइंग पेपर तो अब ऐड नहीं होगा, चूंकि नियम बन गया है, वो 100 नंबर तो अब ऐड नहीं होगा। और आप हिंदी इंग्लिश सिर्फ 10 ईयर्स देख लीजिएगा, पास कर जाएंगे, कोई इशू नहीं।
और अब जितना इतना हो चुका है, अब उसके साथ छेड़खानी नहीं हो। एक मिनिमम क्वालिफाइंग जो था 40%, वो भी अब खत्म हो चुका है। आपको 950 नंबर का पेपर आना है, उसका यही हिसाब है, 150 नंबर लैंग्वेज, 800 नंबर की। इस बार वो 40% वाला खत्म कर दिया क्राइटेरिया, पहले था अब नहीं। अब जैसा जितना जिसका नंबर आया, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि इतना लाना है आपको। 40% जो मिनिमम क्वालिफाइंग था, दैट वाज एलिमिनेटेड। पहले था ना ऐसा 40%, वो खत्म कर दिया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं, 40% खत्म कर दिया गया। क्वालिफाइंग पेपर जो है ना, उसमें है 30%, बाकी ये 40% जो सभी में लाना था, उसको खत्म कर दिया गया। और कोई क्वेरी? बिल्कुल, कल सुबह 6:30 बजे सुबह में इकोनॉमिक्स होगी, शाम में हिस्ट्री होगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।